इस वीडियो के अंदर हम आपको 4 मार्च को जो आपके इंग्लिश का पेपर होने वाला है कक्षा 12वीं का, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता रहे हैं। इसमें जो हम आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा अंतर देखना, वरना एग्जाम बाद आपको पछतावा होगा, क्योंकि हम आपको जो बता रहे हैं वो आपके एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। कम से कम आप देख लें, 50% से ज़्यादा प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में से देखने को मिल जाएँगे और 25% आपके मिलते-जुलते प्रश्न उत्तर मिलेंगे, यानी 75% पेपर का हम आपके काम करा के दे रहे हैं इसी वीडियो से। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखें आप, सीधा हम आपके प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो ये देखें आप, हमने यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर रख दिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था या क्या पुट अप किया हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे बहुत ही आसान तरीके से हमने इसमें लिख रखा है। तो देखें, द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेंस, ठीक है। द बुलेटिन बोर्ड पे क्या डिस्प्ले किया गया था, एक न्यूज डिस्प्ले की गई, जहां पर क्या था कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया है कि केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी अल्सेक और लॉरेंस स्कूल में, ठीक है ना। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी डिसकंटिन्यूड, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना, और ये इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे। और देखो यहाँ पे आपके दो सवाल बन जाएंगे ना, कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, ठीक है, गार्बेज डंप में क्या देख रहा था और वो कहाँ से आया था, ठीक है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। और यहाँ पे देखो साहेब का कैरेक्टर स्केच भी पूछ लेता है, तो इसी आंसर से आप कैरेक्टर स्केच भी बना सकते हो। इस तरीके से हमने आपके आंसर प्रेजेंट किया है, ठीक है। साहेब इज अ रैग पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी। जब आप इसका साहेब का कैरेक्टर स्केच बनाओगे ना, यानी उसमें आपको दिखा सवाल दिखेगा कि कैरेक्टर स्केच बताओ साहेब का, ठीक है। तब जब आप बता रहे हो तो उसमें सबसे पहली लाइन ये लिखनी है आपको, साहेब इज अ रैग पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी, अ स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज डंप, ठीक है, वो गोल्ड और गार्बेज डंप ढूंढता है, ठीक है ना। जो आपसे सवाल पूछा गया था, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया, विच ही लेफ्ट विथ हिज मदर इन 1971, 1971 में उसने उसकी माँ के साथ बांग्लादेश छोड़ दिया था। हिज हाउस एंड ग्रीन फील्ड्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स, ठीक है, जो आंधी तूफान होते हैं उनसे उनके घर और जो खेत थे वो सारे उजड़ गए थे। दे हैड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ अ सोर्स ऑफ लिविंग, ठीक है, सोर्स ऑफ लिविंग यानी अपने जीने की जो होता है उसके लिए, ये अपनी आमदनी, ठीक है, करने के लिए, इसके लिए वो चले गए थे, ठीक है ना, बांग्लादेश छोड़ के। आगे देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है, डगलस को फियर ऑफ वाटर था, ठीक है, वाटर का डर था, ठीक है, पानी से डर लगता था, तो उसने ये डिटरमाइन क्यों किया कि उसको ओवरकम करना है ना। तो यही आपसे पूछा जा रहा है सवाल, और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो देखें, डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर एज ही वांटेड टू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ, यानी वो क्या करना चाहता है, वो मजे करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, कौन से प्लेजर, फिशिंग करना, ठीक है ना, मछली पकड़ना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना। आंसर हमने इतना शानदार आपके लिख के दिया है ना कि जिससे आपको इजीली याद हो जाए। ही फेस्ड हिज फियर विद हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड रूजवेल्ट, ठीक है, एंड लर्न हाउ टू स्विम, उसने ये भी सीखा कि कैसे करना है और उसके फ्रेंड के साथ। तो ये आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में। और ये सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने आने और एग्जाम में आएंगे, उसके बाद आप दोगे, ठीक है। व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, ठीक है, जो एडला थी उसको पेडलर के रिलेटेड क्या डाउट हो रहा था, ठीक है ना, क्या संदेश हो रहा था। तो देखें आप, एडला हैड डाउट दैट द पेडलर हैज स्टोलन समथिंग, ठीक है, पेडलर जो है उसने कुछ ना कुछ चुराया हुआ है, ठीक है, और हैड एस्केप्ड प्रिजन, या वो किसी जेल से भागकर आया है। हिज प्रेजेंस एंड बिहेवियर आल्सो लेफ्ट हर इन डाउट वेदर ही वाज एक्चुअली एन एजुकेटेड मैन, ठीक है, और जो उसका बिहेवियर था और उसकी अपीयरेंस थी, जैसा वो दिखता था, उससे क्या लग रहा था कि क्या वो सच्ची में कोई पढ़ा लिखा आदमी है जो उसके पिता कह रहे हैं, ठीक है। उस तरीके का आदमी तो देख लग ही नहीं रहा है ये, ठीक है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ ना कुछ चुराया है और ये किसी
जेल से भाग कर आया है, ठीक है ना। आगे देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बार आ रहा है आपके, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ठीक है। हैजार्ड्स यानी नुकसान बताने हैं जो बहुत से ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को होती है, ठीक है। उनके जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसमें लिखा हुआ है, द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैज मेनी हेल्थ हैजार्ड्स सच, इस तरीके से ही आपको लिखना है, एज अ हाई टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, लो लाइट, लैक ऑफ सैनिटाइजेशन, ठीक है, आई इंजरीज और ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। तो वर्कर्स एंड मोस्टली द चिल्ड्रन सफर फ्रॉम दिस हैजार्ड व्हाइल वर्किंग इन द डिग्नी सेल्स एंड ग्लास फर्नेस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। अगला देखो आप, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल एज इट शो इन द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन पार्ट से जो एम हेमल टीचर थे उनका कैरेक्टर स्केच बनाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। In the last lesson, Alfred Dot has presented M. Hamill's character with all sympathy and respect. He is a presented in the mold of a traditional schoolmaster. He always kept his terrible ruler under his arm. Franz reminds us how cranky Mr. Hamel was. Franz was in a great deed of scolding as he had not prepared his lesson on participles. ठीक है, मिस्टर हेमल जो थे बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे और बच्चे उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। फ्रांस उनसे बहुत ज्यादा डरता था। उसने जो पार्टिसिपल्स उसको याद करना था उसने याद नहीं किया था। तो इस तरीके से आपको थोड़ा उनके कैरेक्टर के बारे में बताना है, ठीक है ना। मिस्टर हेमल वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर। He see the other side of M. Hammel's character after the order from Berlin come। जब बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसके बाद उसने मिस्टर हेमल का अलग ही रूप देखा। तो आपको दोनों मतलब जो मिस्टर हेमल का कैरेक्टर बता रहे हो ना, तो जब ऑर्डर नहीं आया था उससे पहले कैसा था, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है, बच्चे डर रहे हैं उनसे, ठीक है, एकदम हार्ड टास्क मास्टर है। और फिर जब ये आ गया, मतलब जब ऑर्डर आया उसके बाद जब उसको पता चला कि फ्रांस का उसका आखिरी लेसन है, तब वो कैसे बन गए थे। उनका कैरेक्टर का दूसरा साइड उनको देखने को मिली बच्चों को। ही वॉज अ ट्रांसफॉर्म पर्सन नाउ। ही बिकम एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड जेंटल टूवर्ड्स स्टूडेंट, ठीक है, अब सॉफ्ट और जेंटल हो गए थे अपने स्टूडेंट के प्रति। ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फ्रॉम कमिंग लेट, ठीक है, फ्रांस लेट आया था तो उसके लिए भी उसको नहीं डांटा गया था। नॉट डिड ही यूज हिज रूलर व्हेन फ्रांस गॉट मिक्स्ड अप एंड कंफ्यूज, जब वो गलत उत्तर देता है और कंफ्यूज हो जाता है तो भी उस पर कुछ भी नहीं कहते हैं ना। He declared that it was his last lesson in France, ठीक है, उसका फ्रांस का लास्ट लेसन है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, डिस्क्राइब द लाइफ एंड लिविंग ऑफ द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, ठीक है। जो सीमापुरी के अंदर रैक पिकर्स रहते हैं, कूड़ा उठाने वाले, उनकी आपको जीवन के बारे में बताना है और वो कैसे जीवन जीते हैं उस बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए, सीमापुरी इज सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैक पिकर्स, ऐसे आपको संख्या लिखनी है जिससे आपकी अट्रैक्शन बढ़ती है, ठीक है ना। इसी तरीके से फैक्ट डेटा की तरह आंसर लिखना है। इट इज द प्लेस ऑन द periphery of Delhi, thus who live here are squatters who come from Bangladesh in 1971. They live here without an identity, without permits, ठीक है, बिना परमिट बिना आइडेंटिटी के रहते हैं और वो 1971 में बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है। उसी के साथ साहेब भी आया था। They do have ration cards that enable them to vote or buy grain. Food is more important for them than their identity. Children grow up to become a partners in, ठीक है, पार्टनर्स को साथ में लिखना है, पार्टनर्स इन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, ठीक है। सर्वाइवल जो सीमापुरी में होता है वो ज्यादातर किससे होता है, रैग पिकिंग, कूड़ा उठाने से ही उनका जीवन यापन होता है, उसी से उनको खाने को ये सब मिलता है। An army of barefoot children appear in the morning with their plastic bags on their shoulders. They disappear by noon. They may find a rupee, even a 10 rupee note or a silver coin, ठीक है। वो जब सुबह आते हैं फिर सुबह से शाम तक गायब हो जाते हैं कूड़ा बीन के, ठीक है। या तो उनको कोई 1 रुपया मिल गया है, ठीक है, या फिर उनको 10 रुपए का नोट मिल गया है, या फिर उनको कोई सिल्वर कॉइन मिल गया है। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, उनको हमेशा आशा रहती है कि कुछ और भी मिलेगा।
ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनकी हम आपको पीडीएफ इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है ना। वो जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ में आपको पिन कमेंट कर दूंगा, ठीक है, पिन कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो वहां से आपको और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ वो सुन लो, वरना इधर से वीडियो मत छोड़ देना कि सीधा पिन कमेंट देखने चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप रुके हुए हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सुनो, जैसे पैराग्राफ आता है आपके, ठीक है, तो पैराग्राफ आपको पता है कि आपके आने ही आना है। उस पैराग्राफ में ज्यादातर पैराग्राफ कैसे आते हैं, इशू बेस्ड आते हैं। जैसे ड्यूरी सिस्टम हो गया, दहेज प्रथा होगी, इस पर लिखो, ठीक है, या किसी और पोल्यूशन का इशू भी बताओ, किसी ना किसी इशू के ऊपर लिखने को आ जाता है, ठीक है ना। कोई मुद्दा होता है इसके ऊपर आता है, तो उसके ऊपर आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको स्लोगन लिखना है। बहुत से बच्चे स्लोगन नहीं लिखते हैं, तो स्लोगन लिखें, जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। पर बच्चों को लगता है मैं स्लोगन कैसे लिखूं, आता ही नहीं मुझे, तो ये याद कर लो, कोई भी इशू पे आवे, टूगेदर फॉर चेंज से नो टू ड्यूरी सिस्टम, ठीक है। जो भी पूछ रहा है, जो इशू वाला है, उसका नाम यहाँ पे फिट कर देना है, ये निशान जो मैंने रखा है इस तरह उसका नाम लगा देना है, ठीक है। हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, और हम किसको मना कर रहे हैं, इस सिस्टम को, ठीक है, दहेज प्रथा को मना कर रहे हैं, ठीक है, विधवा जो प्रथा होती है उसको मना कर रहे हैं। जो भी आपको दे रहा है एक्सरसाइजेज, उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है, इशू पे। इशू का कौन सा भी आवे, ये सारी लाइनें जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसको याद कर लो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। द इशू ऑफ, जो भी इशू का नाम है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, इज मोर देन जस्ट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है। इट इज अ क्रिटिकल चैलेंज दैट इम्पैक्ट्स अवर डेली लाइफ एंड शेप्स अवर फ्यूचर, ठीक है ना। ये क्रिटिकल चैलेंज है, ये हमारी डेली लाइफ में शेप करता है, हमारे फ्यूचर को भी शेप कर रहा है। ये सारी जो भी प्रॉब्लम होती है सब में ये लिखा जा सकता है ना। एज अ सोसाइटी वी मस्ट कन्फ्रंट दिस इशू हेड ऑन, सोसाइटी के तौर पे भी हमें इसको देखना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉज इफेक्ट्स एंड मेजर्स ऑफ नेसेसरी टू एड्रेस इट, ठीक है, हमें ये सारी चीजें इसको समझनी चाहिए, कि क्यों हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द चेंज, कोई भी आपके इशू है उसमें सब में ये लाइनें आ जाएगी, मतलब ये लाइनें तो आप बोल के पी जाओ, आपको पूरे नंबर आने वाले हैं, मतलब मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि देखो, अवेयरनेस सबसे पहला होता है, सबसे पहले आप अवेयर होगे किसी प्रॉब्लम की तरफ, तभी उसका सोल्यूशन हो सकता है, तभी वो चेंज हो सकता है। सब में ये लाइन लिखनी है, बाय एजुकेटिंग ओवर सेल्फ एंड द अदर्स अबाउट, फिर यहाँ पे जहाँ पे हमने ये निशान दिया था ना, वहाँ पे वो जो भी टॉपिक आपको दिया ना, उस टॉपिक का नाम आ जाएगा, इशू बेस्ड होना चाहिए बस। वी कैन बीइंग टू टेक कलेक्टिव एक्शन, इट इज ओनली थ्रू अ concerted effort that we can hope to make a significant difference, ठीक है ना। इंश्योरिंग दैट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ, फिर यहाँ पे वापस टॉपिक का नाम, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज और क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेट अस कम टुगेदर टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर, वापस टॉपिक का नाम, ठीक है, वन दैट विल लीड टू अ हेल्दियर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड फॉर जनरेशन टू कम, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये फॉर्मेट हमने आपके लिए बहुत ही शानदार तैयार किया, बहुत मेहनत करके, तो उसको आप पूरा याद कर लो। तो कोई भी इशू बेस्ड आपके आ रहा है, ठीक है, पैराग्राफ इशू बेस्ड ही आते हैं ज़्यादातर, तो उस इशू पे आपके आया है तो ये सारी लाइनें ऐसे कैसे लिख देना, और बस उधर जो भी आपको इशू का नाम दे रखा है, उस इशू का नाम वहाँ पे डालना है जहाँ पे हमने जगह छोड़ रखी थी, बस आपके पूरे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन पैसेज पे, ठीक है। पैसेज कैसे करना है इसकी भी कुछ चीजें बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसेज देख लो, आपके पहले सेक्शन के अंदर अनसीन पैसेज आ रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। अनसीन पैसेज आते हैं आपके, वो 15 नंबर के आ रहे हैं, कितने, 15। और जो सीन पैसेज यानी किताब से आता है, ठीक है, वो एक तो 6 नंबर का आ रहा है, और जो आपकी इजीली होता है, और फिर एक और भी आता है जो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट वाला होता है, उसको छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो भी 21 नंबर 20 नंबर का मतलब पैसेज से मटेरियल तैयार होता है, और ये आपके नंबर सिर्फ 21 नंबर तक ही सीमित नहीं है, ये और ज्यादा नंबर खा जाता है आपका, ठीक है। पैसेज बनाया गया एक ट्रैप है, मान के चलो, पैसेज के एक ट्रैप है, एक जाल है, जो आपको फंसा देता है। कितने स्टूडेंट्स से मैंने मतलब चीज सुनी है, कि हर स्टूडेंट मेरे को कहता है कि सर हमारा ये पेपर छूट गया क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आया था इंग्लिश का। जबकि पेपर लेंथी होता ही नहीं इंग्लिश का, बच्चा क्या करता है, पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देता है, पैसेज पे ध्यान देता है, पैसेज का सवाल नहीं मिल रहा है जब तक पैसेज ही करता है। और सबसे पहले भी ये आपको पैसेज दे देते हैं, आपको फंसा देते हैं, अनसीन पैसेज जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, ऐसा वाला पैसेज पहले दे दिया आपको, तो आप फंस जाते हो, उस ट्रैप में आ जाते हो। तो आपको याद रखना है एक ट्रैप है, और मेरे को इस ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। अब पैसेज करने के लिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, जिससे अगर आप पैसेज करोगे तो आप लगभग लगभग पैसेज में 80% सवाल बिल्कुल सही कर लोगे, ठीक है ना। 20% इसलिए छोड़ा है क्योंकि वोकेबलरी वाले सवाल कैसे करोगे वो भी आप आपको बता देंगे वैसे। तो देखिए आप,
सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पैसेज में सबसे पहले क्या लिखा होता है कि पैसेज को पढ़ो, समझो और फिर उसके बाद सवाल के नीचे दिए गए उनका उत्तर दो, ठीक है ना। तो इसमें आपको पहली चीज ये करनी है कि पैसेज नहीं पढ़ना। क्या नहीं करना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, सीधा आपको पहले ही करना है कि पहला जो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन को रीड करो। ये रीड कर दिया, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, प्रॉपरली क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, 2 बार कर लो क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर पैसेज पूरा पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट करो, एक एक क्वेश्चन के लिए पूरा पूरा पैसेज पढ़ने लगोगे क्या, तो बिल्कुल मतलब नहीं है ना। तो रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, समझना है। और अगर आपके एमसीक्यू वाला आ रहा है तो चारों ऑप्शन को पढ़ो, ठीक है। एमसीक्यू नहीं है तो पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन समझने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर जो हमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में ही समझ लो, ठीक है। जैसे ये चीज किसने कही, ठीक है, तो ये चीज में आपको ये तो पता है ना किसने, तो किसने के लिए हु लगा दिया, ठीक है, हु सेड दैट, इस तरीके से, और फिर लाइन लिखी हुई है वो, और उस लाइन का मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वैसे की वैसे ही पकड़ो, बस किसने कहा उधर ढूंढ लो, स्कैनर की तरह देखना है फिर आपको, ठीक है, स्कैनर बनना है। तो स्कैनर होता है ना, स्कैन करता है, तो स्कैन करना है आपको, रीड नहीं करना है। पैसेज में भी जब आप क्वेश्चन को समझ लिया, ढूंढ लिया, ठीक है, उसके बाद आप ढूंढ रहे हो, तो आपको एक स्कैनर की तरह उसको देखना है, ताकि इससे क्या होगा, आपके बहुत जल्दी जल्दी पैसेज में सवाल आने लगेंगे। ऐसा करके 2 पैसेज तो आज में निपटा लो, प्रैक्टिस कर लो, तो जब एग्जाम में बैठोगे ना तो मजा आ जाएगा, मतलब एकदम शानदार काम हो जाएगा आपका। और अब बात कर लेते हैं जो वोकेबलरी वाले आते हैं, यानी जो लास्ट में आपके 1-2 सवाल नहीं आते हैं, जिसमें आपसे कहा जाता है कि भाई इसका सिमिलर वर्ड निकालो, इसका अपोजिट निकालो, इस तरीके से आपको वोकेब वाले सवाल दिए जाते हैं ना। तो इनको कैसे करोगे आप, तो अनसीन पैसेज में ये क्या होता है कि ये प्रिडिक्टेबल होते हैं वैसे। आपने अगर 5 से 7 साल के जो पिछले पेपर के वोकेब वाले क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 15 से 20 वोकेब होगी, तो वो निपटा लो आप, तो आपका काम बन जाएगा, मतलब वोकेब में ज्यादातर क्वेश्चन बैठ जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते तो 2-3 नंबर आपकी किस्मत पे है कि पेपर इजी आया तो आप इजीली कर लोगे। बाकी ये क्वेश्चन ही इसलिए बनाया जाता है वोकेब वाला पेशेज के अंदर एमसीक्यू में, ताकि इससे ही डिफाइन होगी मेरिट, यानी जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला पेपर तो बहुत आसान है, बस वो ये चीज़ों में उनके नंबर कट जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए उनके लेवल का बनाया जाता है ना। तो आप अगर ध्यान नहीं दो तो भी चल जाएगा। बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग, लेटर में भी एक फॉर्मेट होता है और कॉमन लाइन्स होती है, उसको तैयार कर लो और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और ग्रामर की बात रही तो उसमें भी हम जो आपको नोट्स दे रहे हैं ना नीचे, तो उसमें ग्रामर ये सारे पोर्शन आपके कवर अप है ना, तो वो कर लेना। तो ये सारी चीजें कर लो, और भी कोई डाउट है, और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बता दो। वैसे हम आपके लिए बहुत डिटेल वीडियो, आप सबको पता है कि एग्जाम से एक दिन पहले हम हमेशा आपसे बहुत ही शानदार आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको कम से कम वो वीडियो होती है 30 मिनट से लेकर 1 घंटे की, जिसमें हम आपको पूरी हर चीज आपको बता देते हैं, ठीक है, हर सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ा देते थे। पर अभी क्या हुआ कि यार हम बहुत ज्यादा बिजी हो गए, तो इस वजह से मैं अच्छे से कंटेंट बना नहीं पाया, वरना मैं आपके लिए जो 1 घंटे वाली जो वीडियो बनाते हैं, आधे घंटे से 1 घंटे वाली, तो वो पूरा सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसी वीडियो में समझाता पढ़ा देता, ठीक है, और सारे पैसेज का और लेटर का सबका फॉर्मेट बताया था, पर मैं बहुत ज्यादा बिजी था, और फिर भी मैंने आपके लिए सोचा कि टाइम निकाला जाए, तो ये मैं टाइम निकाल के मैंने आपके लिए ये बना दिया, ठीक है, थोड़ा कंटेंट बना था उसमें, मैंने कहा आपको कुछ एडवाइस भी देनी है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं आपकी पूरे दिल से मदद करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा करो, और इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। और बाकी अगले पेपर से मैं आपकी कोशिश करूंगा, अगर मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फ्री होते ही बिल्कुल आपके जो नेक्स्ट पेपर्स आ रहे हैं जितने भी, उन सबके लिए जो मास्टर वीडियो जो बनती है ना 1 घंटे की, जिसमें से आपके क्वेश्चन बैठते ही बैठते हैं, आप सबको पता है कि 70% तक पेपर बैठे हैं हमारे, ठीक है, यानी एक वीडियो देखने से, एक आधे से 1 घंटे की वीडियो देखने से 70% उनका रिवीजन हो जाता है, याद हो जाता है, ठीक है, इतना फायदा। और दूसरे सारे आपको बेवकूफ बनाते हैं। अब आप भी कहोगे कि सर आपने भी तो थंबनेल ऐसी बनाते हो कि जैसे रियल पेपर दिखा रहे हो, तो वो ऐसी थंबनेल बनानी पड़ती है यार, आप भी समझो। बच्चे कहते हैं कि आप गलत बताते हो, गलत नहीं बता रहे, हम आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही बताते हैं। हम तो आपको ये भी कहते हैं कि एग्जाम खत्म होने के बाद वापस वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किसने अच्छा बताया किसने गलत बताया, है कि नहीं। तो हम इतना भी कहते हैं क्योंकि हमें भरोसा है हमारी जो हम आपको बता रहे हैं, हम आपके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, बस हम थंबनेल ऐसी इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि बहुत से लोग आपको फर्जी फर्जी थंबनेल बना बना के आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर आप सही कंटेंट तक पहुंच ही नहीं पाते हो, तो इसलिए हमारे को भी इस तरीके की थंबनेल बनानी पड़ती है, उनके लेवल पे थंबनेल पे गिरना पड़ता है, पर अंदर जो कंटेंट हम देते हैं बहुत ही शानदार कंटेंट देते हैं, तो इससे आपके क्वेश्चन बैठते हैं, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं, यानी जो क्वेश्चन हमने आंसर बताया आपको, आप देखते हो कि उसी आंसर से हम दूसरे क्वेश्चन भी हो रहे हैं हमारे सॉल्व, तो आपको नॉलेज मिलती है, मजा आता है, ठीक है, याद भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम आपको एक छोटी सी वीडियो में करके दे देते हैं, तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि वीडियो को
पूरा अंत तक देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और जितने भी पेपर आने वाले हैं सबको हम कवर कर देंगे मास्टर वीडियो के लिए। ठीक है, इसको नहीं कर पाए बाकी सबको कवर कर देंगे। इसमें जो जो बताया वो फिर आपको काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट, मचा दो धूम। ठीक है।